हेलो एवरीवन एंड वेलकम दिस वीडियो। और आज सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग करेंगे पीसीएस के जीआईसी एंड जीडीसी के प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ क्वेश्चन हमने निकाले हैं, जो पीवाईक्यूज भी हैं, एमसीक्यू भी हैं और जो आपके कॉन्सेप्ट पे करेंगे काम। और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इन द लास्ट एग्जाम एलटी ग्रेड या यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी एग्जाम में जो पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड हुआ होगा, उसके हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आप उसको आंसर करेंगे, जिससे हमारी धीरे धीरे प्रैक्टिस इंक्रीज़ होगी। इसके साथ में ये पार्ट 1 हमारा होगा। इसी तरीके से वीडियो छोटी छोटी वीडियो जो आपकी 30-35 मिनट के लगभग आएंगी आपके सामने, जो आप देख सकते हैं चैनल पे। तो अगर आप पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं या फिर पहली बार चैनल पे आए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस जो भी हमारी वीडियोस की जो पीवाईक्यू होते हैं या कॉन्सेप्ट वीडियोस होती हैं या अदर वीडियोस की पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाती हैं, जिसमें हमारे नोट्स मिलते हैं, क्विजेज हमारे डेली लगभग होती हैं, जो आपके इन्हेंस करती हैं आपकी प्रैक्टिस को और प्रोग्रेस को, कि आप आगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को डील कर सकें। और हमारे क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा, एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल होगी, क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, किस एग्जाम में पूछा गया वो आपको मिलेगा, जिससे आप उस आइडिया लगा सकें कि आप किस लेवल तक एक नॉलेज को अपने एनहेंस करेंगे और कितना मेहनत आपको करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, अगर उसको नहीं आपको आया इन द वीडियो में, कोई आपको समझ में, उसको आप नोट करते जाएं उसके एक्सप्लेनेशन को, जिससे आप उसको रिवीजन कर सकें मल्टीपल टाइम, तो आपका प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो पिछले साल 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन इस तरीके से भी हैं, कुछ लेवल के मतलब मीडियम है, कुछ हाई है, कुछ लो है, तो सभी का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे इस सेशन में हम लोग। तो ये आपके लगभग लगभग सीरीज चलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा जीआईसी एंड जीडीसी का, तो आप उसके लिए तैयार कर सकते हैं। और अगर आप नेट वगैरह की जेआरएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस का लगभग एक एवरेज टाइप का लिया कि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये पूछ रहा है संसदीय शासन व्यवस्था में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, यानी एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, या जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू लेजिस्लेचर, या एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल जुडिशरी। हम लोग जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था जैसे भारत में है, यूके में है, तो इनमें क्या होता है, जो हमारी कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, बिकॉज वो उसी से बनी होती है, तो वो उत्तरदायी होती है। आइए समझते हैं इसके बारे में। संसदीय शासन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी मंत्री परिषद जो हमारी होती है, जो कार्यपालिका बनती है, सामूहिक रूप से संसद यानी विधायिका जो हमारी है, विशेष रूप से निचले सदन, जैसे भारत में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो हम लोग चुन के भेजते हैं लोकसभा को, उसमें से उत्तरदायी होगी। विधायिका जैसे चुनेगी ना, उसी में कार्यपालिका को चुना जाएगा, यानी दोनों का संलयन पाया जाता है। सरकार का अस्तित्व कैसे होता है, कार्यपालिका तभी तक सत्ता में रहती है जब तक उसे विधायिका में बहुमत विश्वास प्राप्त होता है। यदि विधायिका अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, यानी अविश्वास प्रस्ताव हुआ, सरकार गिरी, तो आपकी कार्यपालिका दी एंड हो जाएगी, मतलब उसके बाद नहीं रहेगी वो। जवाबदेही भी होती है, इसलिए कहा संसदीय व्यवस्था उत्तरदायी शासन के रूप में काम करता है, यानी मंत्री अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसलिए हम लोग समझते हैं ना कि कहते हैं कि आंसर चाहिए चीज़ों को लेकर, और सदन में कितने क्या होते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरती है, तो उसी वजह से हम लोग कार्य का मतलब ब्यौरा मांगते हैं इनसे। तो संसद सदस्य प्रश्न पूछकर, जैसे जो क्वेश्चन आवर होते हैं, उन पे हम लोग नीतियों पर चर्चा करके और बजट की जांच करके कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। और शक्तियों का जुड़ाव भी होता है, जैसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली, जहाँ शक्तियाँ पूरी तरह से अलग होती हैं, के विपरीत संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा होती है। यानी कि जैसे अमेरिका अगर हम उदाहरण लेंगे, तो वहाँ सेपरेट है, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, पर अपने संसदीय व्यवस्था में दोनों चीज़ें संलग्न पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें याद करने का इसलिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा आपसे आश्वासन रीजन या फिर स्टेटमेंट वाइज में, क्या सामूहिक उत्तरदायित्व होता है संसद व्यवस्था में, तो यस, सरकार का सूत्र कैसे रहेगा, जब तक वो कार्यपालिका, तब तक सभी सत्ता में रहती है, जब तक सरकार रहेगी। जवाबदेही के लिए रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट किस में आ जाती है, तो इसमें आ जाएगी। ठीक है। शक्तियों का जुड़ाव पाया जाता है। ये आपका हो जाएगा इंग्लिश वर्जन में, जो आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड फ्यूज पावर। उसके साथ में हम लोग समझते हैं विशेषताएं से उत्तरदायित्व का। संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में माइनर से डिफरेंस है, आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि अध्यक्षीय प्रणाली से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में इसी तरीके से चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं इन द फ्यूचर में। तो उत्तरदायी, जैसे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, पर यहाँ पे कार्यपालिका विधायिका के उत्तर प्रतिदायी नहीं होती, तो आपसे पूछेगा कि क्या अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, तो नहीं है।
सदस्यता कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं, जबकि कार्यपालिका के साथ विधायिका के सदस्य नहीं होते, यानी कि दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, यानी बॉडीज अलग अलग हो गए। कार्यपालिका निश्चित नहीं होता क्योंकि बहुमत पर निर्भर होते हैं ना, ये सरकार गिरी दैट्स एंड हो गया। पर यहाँ पर अध्यक्षीय प्रणाली में निश्चित कार्यकाल होता है, जैसे अमेरिका में 4 वर्ष का। ये कुछ पॉइंट ऐसे आप टेबल बना लीजिए जिससे आपको रिवीजन में थोड़ी हेल्प मिल सके चीज़ों को लेकर। अगला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर देने का प्रयास करिए, या तो एक रफ पेपर में आप नोट करिए या फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप दे दें, तो आपको पता चलेगा आपने कितने सही किया, और कमेंट सेक्शन बताना आपके कितने क्वेश्चन सही भी थे एंड में। द एस्टिमेट कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द मेंबर ऑफ विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के किस सदन के सदस्यों से प्राक्कलन कमेटी गठित की जाती है। तो 3 हमारे यहाँ गठित कमेटियाँ होती हैं, जैसे कि पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्राक्कलन कमेटी और लोक लेखा कमेटी होगी। तो इस तरीके से हमारी कमेटीज बनती हैं। तो लोकसभा से बनती है, राज्यसभा से बनती है, या फ्रॉम मेंबर टू बोथ हाउस, यानी कि दोनों सदस्यों से मिलकर बनती है, और फ्रॉम मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, या फिर मनोनीत सदस्यों के द्वारा बनती है। तो आपको बताना है इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन होता है वो सिर्फ ओनली लोकसभा से होता है। ठीक है, तो प्राक्कलन कमेटी को हम लोग देखते हैं। प्राक्कलन कमेटी भारतीय संसद की 3 वित्तीय स्थायी समितियों, यानी कि एक अन्य 2 लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम, जैसे मैंने बताया लोक लेखा कमेटी होती है आपकी, और सार्वजनिक उपक्रम की कमेटी होती है, पब्लिक अंडरटेकिंग की। संरचना याद कर लीजिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संसद की सबसे बड़ी समिति है और 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 30 सदस्य लोकसभा से सिर्फ चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा से कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आपसे भी पूछा जाता है अगली बार स्टेटमेंट में कि आपका राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है, तो ऐसा नहीं है इसमें। चुनाव का कार्यकाल, सदस्यों का चुनाव हर साल लोकसभा सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये आपको याद रखना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य होता है बजट में शामिल अनुमानों, यानी जो प्राक्कलनों की जांच करना, जितनी चीज़ें उनमें से सार्वजनिक व्यय में किफ़ायत यानी इकोनॉमी के लिए सुझाव भी देना। इसे अक्सर सतत किफ़ायत समिति भी कहा जाता है। तो इतना नहीं, पर आप इतना याद कर लीजिए कि 30 सदस्य हैं और 3 कमेटीज याद कर लीजिए, लोक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम और प्राक्कलन कमेटी। उसका सदस्यों का स्रोत कहाँ से, तो 30 लोकसभा से, कोई प्रतिनिधि नहीं राज्यसभा का, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये इंग्लिश वर्जन हो जाएगा, कंपोजिशन, सोर्स ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन एंड टर्म्स एंड फंक्शन। उसके बाद में तीनों का कंपैरिजन चार्ट है कि आप इसे एक बार रिवीजन कर सकते हैं। इसे प्राक्कलन कमेटी आपके 30 सदस्य टोटल होंगे, यहाँ पे कुल सदस्य लोकसभा में 30, राज्यसभा से 0। पर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी 1990 से आई थी, भारत शासन अधिनियम वाला 1921 से काम कर रही है। ठीक है, 22 सदस्य और 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 22, 15, 7, यानी कि 22 टोटल हो जाएगी। ठीक है, 15 आपका लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ये दोनों सेम, बट आपको इसका वाला कंफ्यूजन कर सकता है कि इसमें सभी में मिक्स होके बने तो 30 अकेले होंगे इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इन द कंकरेंट लिस्ट, यानी कि आपका जो विषय समवर्ती सूची में कौन सा नहीं है। तो एजुकेशन, हम लोग जानते हैं 3 सूची हमारे यहाँ पे हैं। 7वीं अनुसूची में वो जैसे कि केंद्र सरकार की सूची हो जाएगी, यानी संघ की, राज्य की और समवर्ती सूची के बारे में, यानी कि यहाँ संघ में, राज्य और समवर्ती। इसमें संघ कानून बना सकता है, इसमें राज्य का कानून बनता है, और समवर्ती में आपके दोनों बना सकते हैं, संघ व राज्य। बट होता क्या है कि जब कोई कानून में जैसे विरोधाभास हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो अधिकतर संघ की ही मानी जाएगी, और अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं उसमें बनाने किसकी शक्ति है, संघ की। ठीक है, केंद्र की। इसमें पूछा गया कौन से हैं, तो एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, वेट एंड मीजर एंड लोक स्वास्थ्य। तो आप देखिए जान लीजिए, इसमें जो लोक स्वास्थ्य आंसर होगा वो आपका होगा नहीं है कंकरेंट लिस्ट में, ये राज्य के विषय में। एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड वेट एंड मेजर आपका आ जाएगा इन द कंकरेंट लिस्ट। ये जोड़ा कब किया, तो आप जानते हैं कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ उससे इसको कन्वर्ट कर दिया गया इन द समवर्ती सूची में। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय का विषय राज्य सूची द्वितीय की प्रविष्टि नंबर 6 में आता है। इनकी जो लिस्ट होती है उसमें प्रविष्टि नंबर 6 के अंतर्गत आता है। यह समवर्ती सूची में इसका अर्थ है लोक स्वास्थ्य के संबंध में कानून बनाने का प्रथम जो प्राथमिक अधिकार वो राज्य सरकारों के पास में। ठीक है, उसके साथ में अन्य विकल्पों में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यही मैं बताना चाहता था कि 1976 द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। शिक्षा, न्याय प्रशासन, कौन कौन से छोड़कर, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर। ठीक है, वाट और माप, वन और वन्य जीवों पक्षियों का संरक्षण। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी कि ये भी आपके ट्रांसफर किए गए थे इन समवर्ती सूची में। ये इंग्लिश वर्जन हो जाएगा, वही सेम, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड वेट एंड मेजर, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। एक आपके लिए फिर टेबल, जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से, अगर आप नोट कर रहे हो कहीं पे तो आप नोट करते जाइएगा। यूनियन लिस्ट,
ओरिजिनल में 97 थी पर करंट में 100 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, कभी कभी डायरेक्टली नंबर से भी स्टेटमेंट में पूछ सकता है या फिर फैक्ट में डायरेक्टली पूछ लेगा वन लाइनर में। तो जब बना था तब आपकी थी कितनी, 97, अब है 100। पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका बाद स्टेट लिस्ट में 66 थे बट अब 61, क्योंकि 5 विषय कहाँ पहुँच गए आपके, कंकरेंट लिस्ट में पहुँच गए। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से स्टेट लेजिस्लेचर, कंकरेंट लिस्ट आपका 47, 52 बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट बना सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि संघ सूची में आपके देखिए सब विषय तो नहीं याद हो सकते हैं, बट हाँ कुछ कुछ जैसे आपको एक मतलब एक कह सकते हैं तरीका है समझने का कि संघ सूची जैसे होती है रक्षा, जितने बड़े मामले, रक्षा पूरे देश का मामला तो संघ के पास होगी। बैंकिंग एक सेंट्रलाइज टेंडेंसी से आरबीआई से गवर्न करा तो सेंट्रल में होगी वो चीज़। विदेशी मामले अब राज्य तो नहीं करेगा, विदेश मामले से संपर्क तो केंद्र करेगा। मुद्रा यानी मनी का सर्कुलेशन है, रेलवे का कौन करेगा, रेलवे है जरूर केंद्र का बट चलती सरकार राज्य में, बट उसका केंद्र से देखा जाता है। तो ये आप कहोगे संघ सूची के विषय में। राज्य सूची को कैसे याद करेंगे, पुलिस यानी कि एक प्रकार से स्टेट मतलब कह सकते हैं कैसे सुरक्षा के लिए, तो भाई पुलिस के अंदर दे दिया, राज्य के अंदर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए पब्लिक हेल्थ, कृषि स्वास्थ्य और स्थानीय सरकार गवर्नमेंट जो हमारी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, संवर्ती में शिक्षा हो गया, विवाह तलाक, दिवालियापन, ट्रेड यूनियन, तो सभी लोग दोनों लोग इसमें कानून बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का इतना सारा आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इनमें से पूछे जा चुके हैं। मैंने क्वेश्चन एक लिया है बट आगे अब सीरीज़ को चलते जाएगा तो आपको मिलेंगे और भी सारे क्वेश्चन इसको। आपसे पूछा गया राज्य में द्वैत शासन किस वर्ष लागू किया, इसे कहते हैं डायरकी इन द प्रोविंसेस, मतलब प्रांतों में कौन कौन स्टार्ट हुआ, 1909, 1990, 1935, 1937। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा 1990, यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन जो आपका लागू हुआ डायरकी चालू हुई 1990 से। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इससे पहले कौन सा आया था, मार्लियामेंटो सुधार, जिसमें हम लोग कहते हैं कि एक बड़ा सांप्रदायिक निर्वाचन का सुधार कर दिया था उन्होंने। यहाँ पे हो गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। यहाँ याद रखना द्वैत शासन का आपको, ठीक है। क्या क्या इसमें चीज़ें की गई थी, इसमें एक दो चीज़ें बनाई गई, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट। इसका रीज़न था कि वो चीज़ें चेंजमेंट करके देख रहे थे कि कैसे सरकार को मतलब एक प्रकार से इफेक्टिव करने का प्रयास कर रहे थे, पर उनको नहीं पता था ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। कुछ चीज़ें देने का प्रयास किया क्योंकि जब देख रहे हैं तो हम लोगों के आंदोलन धीरे धीरे बढ़ रहे थे, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद में चीज़ें कांग्रेस का अपना मांगना कि हमें भी सरकार में हिस्सा चाहिए, तो दर से धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से इसको प्रयास किया जाए। तो पहला दे दिया रिजर्व विषय दे दिए, जैसे कि कानून व्यवस्था वित्त भू राजस्व, किसे दे दिया, गवर्नर को। कौन कौन से दे दिए, जैसे शिक्षा स्वास्थ्य कृषि, तो आप अपना खुद बना, शिक्षा के लिए दे दिया तो जिनका प्रशासन गवर्नर द्वारा मंत्रियों की सहायता से किया जाता है जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। तो कुछ तो विषय दे दिए कि हाँ वो गवर्नर के अलावा कोई नहीं कर सकता। कुछ मंत्रियों के हाथों में दे दिए जिनका प्रशासन किया गया, शिक्षा स्वास्थ्य कृषि का। इंग्लिश डायरकी इन प्रोविंस मैकेनिज्म, रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। समाप्ति कब हुई इसकी, कि भारत शासन अधिनियम 1935 ने प्रांतों के द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अबॉलिश कर देता है डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। फिर क्या आता है, प्रांतीय स्वायत्ता आती है आपकी, शुरुआत होती है 1935 का अधिनियम ने केंद्र स्तर पर द्वैत शासन का प्रस्ताव रखा। तो यानी कि कह सकते हैं कि हमारा 1919 में यहाँ पे आया डायरकी इन द प्रोविंसेस, ठीक है। बट जैसे ही 1935 में जाके ये चीज़ें खत्म हुई और केंद्र में लागू हो गया, ठीक है, द्वैत शासन। इस हिसाब से आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्योंकि इनका एक आया सेगमेंट दूसरे में एंड हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, 97, 96, 99 एंड 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो हम लोग जानते हैं कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको लाया गया था, ठीक है। 101 आपका जीएसटी हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं सभी अमेंडमेंट को क्या क्या था चीज़ें। संविधान संशोधन 97 द्वारा 2011, डेट भी आपको याद रखनी है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। देखिए 3 महत्वपूर्ण बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। मौलिक अधिकार में आर्टिकल चेंज किया गया, आर्टिकल 19(1)(c) में ऐड किया गया कि संशोधन करके सहकारी समितियों बनाने का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया। फिर डीपीएसपी में किस में दिया गया, 43 बी जोड़ा गया। 43 से जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, पर 43 बी जोड़ा गया आपका 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के संबंध में बनाया था, ठीक है। उसके बाद में एक नया भाग आया, किसे कहते हैं हम लोग, 9A 9B आ गया, ठीक है। अनुच्छेद 243
ZH से लेकर ZT तक, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमारे हैं 243 वाले में कौन कौन से दिए गए हैं, पंचायतों का दिया गया है। उसके बाद फिर अर्बन बॉडीज़ के लिए, फिर अर्बन बॉडीज़ के बाद में क्या हो गया, फिर सहकारी समिति। ये चीज़ याद रखना, 9A 9B, ठीक है। उसके बाद में ये आपका हो जाएगा फंडामेंटल राइट बना दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड न्यू पार्ट ऐड किया गया, ठीक है। 19 1C। जितना मैं हाई पार्ट कर रहा हूँ ये मतलब ऐसा है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछेगा 43B में क्या है तो आप बता देना सहकारी समिति है। 19 1C में क्या दिया गया, सहकारी समिति हो जाएगी। कौन से पार्ट में पूछाएगा, सहकारी समिति किस पार्ट में थी, ये भी पूछा सकता है। डेट पूछा सकती है किस वर्ष हुआ, तो 2011 में हुआ। अदर ऑप्शन आप समझ लीजिए, क्योंकि अदर वाले भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे 96, 99 एंड 101 अमेंडमेंट। तो पहला 96 क्या हुआ था, सब्सिट्यूट द वर्ड ओडिया जो था आपका, उड़िया के स्थान पर उड़िया किया गया, यानी कि इन द इंग्लिश 8 शेड्यूल में आपके नाम जैसे बदले गए ना, तो 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द प्रतिपादित किया गया। फिर 99 में आपका किया गया एनजैक आया था, जिसमें हम लोग कह रहे थे कि एनजैक को कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसका रीज़न था कि ये हस्तक्षेप कर रहा था न्यायपालिका के मामले में, कि हम मतलब कार्यपालिका मिलकर एक कमेटी टाइप में बनाएगी। पर एनजैक को याद रखना है कि स्टैब्लिश द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बनाता है, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। फिर 101 में जानते हैं हम लोग जीएसटी आता है, 279A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, जिसमें इसको ऐड किया गया। उसका रीज़न था कि एक बॉडी ऐसी बनाई जाए जो जीएसटी पूरे देश के टैक्सेस को कलेक्शन का एक तरीका दे सके। तो इसमें कुछ अपडेशन भी किए गए हैं, तो करंटली वो चल रहे हैं फ्लो में। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू एजुकेशन गारंटीज एज फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है, तो आर्टिकल 21A में दी गई है। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता की, आर्टिकल 32 संविधान हृदय की बात करते हैं हम लोग, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे कौन कौन से राइट्स हम लोग को दिए गए इस आर्टिकल के पूरे क्वेश्चन को। आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। अब दो चीज़ें से पता चली कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 86 2002, यानी 21 से हो जाएगा, ठीक है। प्रावधान क्या किए गए, ये रखना 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उस तरह से प्रदान करेगा जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे। कार्यान्वयन क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, इसे कहते हैं आरटीई, जिसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन, अधिनियम बनता है 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, शिक्षा का अधिकार 21A में दिया गया, ऐड किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, किसके लिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए। आरटी अधिनियम 2009 में बनाया गया, जिसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। फिर आपका आता है आर्टिकल 45 में पढ़ना था, तो ओरिजिनली डील विद द फ्री एजुकेशन, बट आफ्टर द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डायरेक्टर प्रिंसिपल एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर को बनाया गया। मूल रूप से मुफ्त शिक्षा से संबंधित था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, उसको 6 वर्ष से आयु कम को, तो हमने यहाँ पे चेंजमेंट हुआ। यहाँ पे जो चीज़ दी गई थी उसको लेकर 21A में, और यहाँ कर दिया 6 वर्ष से कम आयु बच्चों की देखभाल के लिए, ठीक है। आर्टिकल 19 गारंटी 6 फंडामेंटल फ्रीडम लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाषण की स्वतंत्रता सहित 6 मौलिक स्वतंत्रताओं को गारंटी देता है ये। आर्टिकल 32 नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, यानी इस संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। यह संवैधानिक उपचारों से संबंधित आपका आर्टिकल है। तो आपके 3 आर्टिकल और चौथा वो आर्टिकल, तो आपको 21 इतने सारे चीज़ें पता होनी चाहिए क्वेश्चन। इन्हीं में से अब 45 भी लोगों ने किया होगा, क्योंकि रीज़न था, उसका भी रीज़न था कि एजुकेशन का, बट उसमें परिवर्तन कर दिया गया 6 वर्ष से कम आयु का। वहाँ हो गया कितना, 6 to 40 वर्ष, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा इज फिक्स्ड एट। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित कितनी है, 530, 545, 550 या 552। तो कितनी निर्धारित है करंटली सिचुएशन में, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 550। आइए देखते हैं कैसे इसका सीज बनता है। तो 550 निर्धारित है। अनुच्छेद 81 आर्टिकल आपसे पूछा सकता है कि अनुच्छेद 81 के अनुसार सदन में निम्नलिखित सम्मिलित कौन कौन से होंगे। राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए कितने, 530, यानी कि देखा जाएगा तो 530 आपके चुने जाएंगे, और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 से सदस्य लिए जाएंगे। तो यानी 530 + 20, 30 हो गए, 530 पूरे टोटल राज्यों से, और 20 हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेशों से। 552 की नहीं, पहले अधिकतम संख्या 552 थी। हुआ क्या कि दो जो एंग्लो इंडियन
चुने जाते थे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। रीजन इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा था इसलिए। पर 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को आपको याद रखना है, तो 25 जनवरी 2020 से प्रभावी है। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया है। वर्तमान अधिकतम स्वीकृत संख्या कितनी है? 550 है। वर्तमान में है 543 जो निर्वाचित हैं, मतलब 550 तो निर्धारित की गई है, 543 हैं। उसके साथ में 2 एंग्लो इंडियन थे, वो समाप्त कब कर दिए गए? 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। ओके जी, समझ में आ गई आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप नॉलेज अपनी मतलब आप उसको एक नोट्स में आप डील कर सकते हैं इसको, ठीक है, लिख सकते हैं। अगला फिर आर्टिकल से, तो आप देख रहे हैं आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो आर्टिकल को थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि बेसिक तो आपसे पूछे जाएंगे, मूल अधिकार पूछे जा सकते हैं, डीपीएसपी में हो गया, और मौलिक कर्तव्यों से भी पूछे जाते हैं उनके सीरीज में कि कौन कैसा सीक्वेंस में लगाइए, तो आपको रेडी होना पड़ेगा इसके लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैच द फॉलोइंग में आर्टिकल 50, आपका अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 320 आपसे पूछता है कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किया गया है। तो अनुच्छेद 50 हम बात करते हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का पृथक्करण की बात करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, आर्टिकल 143 हम लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श क्षेत्राधिकार का कार्य करता है, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति ने पिछले साल लिया था परामर्श, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 61 क्या कहता है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है, और आर्टिकल 320 बात करता है फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो जिसका इसका आंसर होगा वो ए होगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण आर्टिकल 50 में दिया गया है। राज्य के नीति तत्वों का हिस्सा है, यह राज्य को निर्देश देता है कि वह राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के कदम उठाए। आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143 एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की पावर देता है ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के विषय पर, ठीक है। उसके बाद में आपका है आर्टिकल 61 यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी आर्टिकल 61 में संविधान के उल्लंघन पर। अब ये जान लीजिए कि किस पे महाभियोग लगाया जाता है, किस कारण से, तो संविधान के उल्लंघन के लिए लगाया था, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है। 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है इसके विषय में। आर्टिकल 320 फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का कार्य। आर्टिकल 320 आउटलाइन द ड्यूटीज एंड द फंक्शन ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सच एज कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है, जैसे नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराना। इस तरीके से 320 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज ऑर्गेनाइजेड बाई, कहाँ से, मतलब जनहित याचिका की शुरुआत कहाँ से हुई। जनहित याचिका का सीधा सा मतलब यहाँ समझिए कि जब लोग सरकार अदालत के पास नहीं पहुंच सकते, या तो एक ग्रुप होगा या कोई व्यक्ति इतनी नहीं सामर्थ्य रखता है कि वो अपनी बात पहुंचा सके। पहले ये होता था लोकल स्टैंडिंग मामला था कि जो व्यक्ति पीड़ित है वही पहुंचे वहाँ पे, बट प्रदूषण तो सभी प्रदूषण, मतलब प्रदूषण जो हो रहा है वो तो सभी लोग पीड़ित हैं। या कोई ऐसा है व्यक्ति मतलब इतना गरीब है नहीं पहुंच पा रहा है उस चीज़ को, क्योंकि एक कहते हैं ना कि चीज़ें सारी आपके पास अवेलेबल हैं पर नहीं वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि कहते हैं फ्री लीगल एड सब कुछ है, पर एक व्यक्ति है वो खर्च नहीं झेल पा रहा है उस चीज़ का इन द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या नॉर्मल कोर्ट में भी चीज़ों को लेकर, तो उसके लिटिगेशन स्टार्ट किया गया। तो कहाँ से ऑरिजिनेट हुई, तो पहले पूछा गया, तो आपका जो होगा यूएसए से स्टार्ट होता है, ठीक है। और अगर भारत की कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है इसके बारे में सोचते हैं। जनहित याचिका पीएल की अवधारणा उत्पत्ति होती है 1960 के दशक के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई, जैसे कि गरीब, जाति, अल्पसंख्यक और पर्यावरण को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए डिजाइन ऐसे किया गया था। जिन्हें पहले कोई प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त था उनके लिए ये प्रोसेस लाई गई। भारतीय में क्या है, हालांकि इस अवधारणा की उत्पत्ति अमेरिका हुई, लेकिन भारतीय न्यायिक प्रणाली में से 1970 के दशक में अंत में और 1980 के दशक में शुरुआत में पेश किया गया। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में जनहित याचिका के जनक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर। इतना हाईलाइटेड पार्ट है, आप उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती थे। भारत में पीआईएल का पहला रिपोर्ट किया गया था, मामला था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979। रीज़न ये था कि जेलों में कई ऐसे लोग मतलब रखे जा रहे थे उनका ट्रायल पे चलने के लिए, जितनी उनको सज़ा होनी थी उससे ज़्यादा वो रह चुके थे वहाँ पे, अगर उस केस का फाइनल डिसीजन भी आता। तो इसके लिए ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची एक एनजीओ द्वारा या पत्रकार के द्वारा, कि फिर उनको मामला उठाया गया एंड देन रिजल्ट आया कि आपका लिटिगेशन स्टार्ट होता है यहीं से, इस केस से। ऑरिजिन मैंने बता दिया यूएसए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया, जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर हैं, जस्टिस पी.एन. भगवती आपके हो जाएंगे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब आयोजित हुआ, तो संविधान सभा का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जैसे कि
पहले अध्यक्ष, संवैधानिक सलाहकार, ड्राफ्टिंग कमेटी, कब लागू हुआ, और मल्टीपल फैक्टर हैं, पर अभी इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। कहाँ था ये? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे आप संसद भवन का सेंट्रल हॉल कहा जाता है। ठीक है, अब यह भी नाम रखना, सेंट्रल हॉल, सेंट्रल हॉल हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। ठीक है। पीठासीन अधिकारी सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए इस पहली बैठक की अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जिस दिन मतलब जो लोग आए थे उनको शपथ वगैरह दिलाना कि हाँ संविधान सभा में रहेंगे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर 11 दिसंबर को कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करते हुए इस बैठक का बहिष्कार किया था। पूछा जाएगा क्या मुस्लिम लीग इस बैठक में थी? तो मुस्लिम लीग नहीं थी इस बैठक, पहली बैठक में। कब हुई? तो 9 दिसंबर को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, बट अगर जब 11 दिसंबर की बैठक होती है तो प्रॉपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट मीटिंग, लोकेशन, प्रिसीडिंग ऑफिसर एंड द अटेंडेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल से इस तरीके से क्वेश्चन पूछाते हैं क्योंकि वोटिंग से इसे 325, 325, 326, 327 हम लोग जानते हैं, 324 से दिया गया, स्टार्टिंग किया गया भाग 15 में। तो इसकी जो आर्टिकल है कौन से बात करता है वयस्क मताधिकार से? तो आर्टिकल 326 बात करता है आपकी। यह अनुच्छेद विशेष रूप से घोषित करता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष, यानी पहले 21 वर्ष था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, फिर 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा कम किया गया, और 18 वर्ष अब करंटली है, और किसी कानून तहत अयोग्य नहीं उसे वोट देने का अधिकार है। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होनी चाहिए। 325 में यह प्रावधान करता है किसी व्यक्ति को केवल कौन कौन से धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अनुच्छेद 327 का कहता है संसद को विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 326 आपका वयस्क मताधिकार संबंधित हो गया। पहले कितना था? 21, फिर 18 किया गया किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? 61 1988। आर्टिकल 324 क्या कहता है? अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति किसके पास है? चुनाव आयोग के पास में। कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय है करंटली, ये ध्यान रखना आपको है। अनुच्छेद 325 का कहता है किसी किसी मतलब किस छूट पे है? धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा या अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। और 327 संसद को विधानमंडलों को चुनाव के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, और 328 में होता है आपको विधानमंडलों को चुनाव बनाने का अधिकार, मतलब कुछ नीति अगर बनानी तो बना सकता है। ये मैंने बता दिया आपको। अब इसका ऑरिजिनलिटी राइट क्या लिखा गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको मैंने बेयर एक्ट का सोर्स लिया है। तो 326 में लिखा है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार का आधार होना, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट टू बी एन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। तो बहुत सारी चीज़ें दी गई कैसे होगा। ठीक है, तो इतना आप याद कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि काफ़ी क्वेश्चन आपके इस तरीके से एग्जाम में आए, तो आप इसके नोट्स बना लीजिए, मतलब इस तरीके से कि आपका चुनाव आयोग को पढ़ना है आपको है डिटेल्स में जाके। चुनाव आयोग हो गया आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का डिटेल्स हो गई थोड़ी बहुत, उसके साथ में आपको कह सकते हैं संविधान का काफ़ी आर्टिकल्स, आपको लगभग 50-60 आर्टिकल तो आपको शुरुआत के याद ही होने चाहिए। इस तरीके से आपको पूरा एक बाइफर्फिकेशन दे रहे हैं चीज़ों को कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग प्रैक्टिस पार्ट भी हमने ऐड किया है इसमें, बुक्स एंड ऑथर्स का, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो बताना कैसा लगा आपको ये इनिशिएटिव, मतलब बुक्स एंड ऑथर का भी ऐड करने पे। तो थिंकर्स आप कह रहे हैं, जैसे एक तरफ बुक है आपका और थिंकर्स हो जाएंगे। तो नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आंग सान सू की है फ्रीडम फ्रॉम फियर, एरिक फ्रॉम की है फियर ऑफ फ्रीडम, एंड एक और बुक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। अमर्त्य सेन डेवलपमेंट एज फ्रीडम, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है जस्टिस का भी। ठीक है, कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं अमृत से। मिल्टन फ्रीडमैन हम लोग जानते हैं कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम बुक लिखी है। जीएस मिल की हम लोग जाते हैं लिबर्टी के लिए सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, ऐसे ऑन लिबर्टी लिखी है। एफ की द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ये आपको बुक्स पता होनी चाहिए। उसके साथ में इजाया बर्लिन, निगेटिव लिबर्टी के टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 4 ऐसे ऑन लिबर्टी इन्होंने लिखी है। जोसेफ राज ने लिखी है द मॉरलिटी ऑफ फ्रीडम। उसके बाद में हेनरी फ्रैंकफर्ट लिखते हैं फ्रीडम ऑफ विल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन। जहाँ पास साथ लिखते हैं बीइंग एंड नथिंगनेस, और फिलिप पेटेट लिखते हैं रिपब्लिकनिज्म ए थ्योरी ऑफ फ्रीडम एंड गवर्नमेंट। क्विंटन स्कनर लिखते हैं लिबर्टी बिफोर लिबरलिज्म, और डेविड मिलर लिखते हैं द लिबर्टी रीडर। उसके बाद जॉन क्रिस्टमैन लिखते हैं आपके पॉजिटिव फ्रीडम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर 2021।
इतनी सारी बुक्स आपको हम रिवीजन बार बार कराते रहते हैं जिससे आपको याद हो जाए। देखिए कुछ बुक तो आपको, जैसे इज़ाया बर्लिन की बुक रेगुलरली पूछी जाती है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 4 ऐसे ऑन लिबर्टी, हेनरी फ्रैंकफर्ट की, जीन पाल सार्त्र की बीइंग एंड नथिंगनेस, ठीक है, क्वेंटन स्किनर की, उसके साथ में आपको एफ की पता होनी चाहिए, जेएस मिल की, अमर्त्य सेन, ठीक है। इतनी बुक्स आपको लगभग डेली आपको थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम सोच रहे हैं आपको याद भी करा दें इसको। जैसे कुछ बुक्स हैं, जैसे थॉमस पैन की मुझे आती है राइट्स ऑफ मैन, एडम फर्ग्यूसन की ऐसे ऑन हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी, टॉकीविली की डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 में, माइकल वॉल्जर लिखते हैं स्पेयर ऑफ जस्टिस, कार्ल मार्क्स ऑन द जूइश क्वेश्चन, एंटोनियो ग्राम्सी मॉडर्न प्रिंस। प्रिंस लिखी है किसने? मैकियावेली ने, द प्रिंस, ठीक है। एंटोनियो ग्राम्सी की द प्रेजेंट नोटबुक भी आप याद रखिएगा। तो ये मैंने ऐसी बुक्स ली हैं जो लगभग रेगुलर एग्जाम में पूछी गई या पूछी जाएंगी आगे भी, जिनको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो इस बार हमारी वीडियो कवर हुई, और अगले वीडियो में आपको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिस तरीके से आपको सीरीज़ मिलती रहेगी टाइम टू टाइम वीडियोस। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इसकी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, और क्विज़ेस वगैरह भी हम लोग करते रहते हैं तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। उसके साथ में धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।